हमारा जो पढ़ना लिखना है वो केवल थ्योरी पे ही नहीं रह गया है, हमें एकदम जनरल नॉलेज के ऊपर भी ध्यान देना है। हमारा जो टूरिज्म में रहता है इसमें सब चीज इंक्लूड होती है, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी थोड़ा रहता है, तो हमें इन पे भी ध्यान देना है। थ्योरी पे हमारा फोकस ज्यादा ना रहे और इस पे भी ध्यान रहे। अभी आप सुन रहे थे प्रिया बोरा को, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। यूजीसी नेट श्रृंखला चल रही है। नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। तो दोस्तों, लर्नर्स यूजीसी नेट श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रिया बोरा, और बहुत ही अहम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। अगर अभी आप एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही रेलिवेंट और बहुत ही मौजूद जानकारी आपको मिलेगी। प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम, मेरा सादर प्रणाम सभी लिसनर्स को जो भी मुझे सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी में। जी, तो प्रिया, आप यूजीसी नेट आपने किया है, जीआरएफ की अभी आप तैयारी कर रही हैं और काफी डीपली आपने स्टडी किया है नेट का, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी जानकारी दे पाएंगी। कैसे शुरू करना है, कहाँ से पढ़ना है, मैं चाहती हूँ आप बताएं। जी मैम, जो मैं पेपर दिया था लास्ट ईयर मैंने यूजीसी नेट टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का, तो उसमें क्या सीरीज था कि लास्ट ईयर के जो मैं क्वेश्चंस क्वेरी देखती थी पूरे 10 इयर्स के, जो पहले का पैटर्न एक्चुअल कैसा था कि हमारा सब्जेक्टिव पेपर भी हुआ करता था, 3 पेपर हुआ करते थे। अब लेकिन दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। पहला आपका 50 क्वेश्चंस वाला होता है जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला होता है, और जो सेकंड पेपर होता है आपका सब्जेक्ट पेपर होता है। तो जो मेरा सब्जेक्ट रहा था वो टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट था, जो कि हम लोग पैटर्न अगर देखें लास्ट ईयर से अभी तक का काफी चेंज हो चुका है, काफी उसमें बदलाव देखे गए हैं अभी तक का। जो सीमित है हमारा जो पढ़ना लिखना है वो केवल थ्योरी पे ही नहीं रह गया है, हमें एकदम जनरल नॉलेज के ऊपर भी ध्यान देना है। हमारा जो टूरिज्म में रहता है इसमें सब चीज इंक्लूड होती है, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी थोड़ा रहता है, तो हमें इन पे भी ध्यान देना है। थ्योरी पे हमारा फोकस ज्यादा ना रहे और इस पे भी ध्यान रहे। उसके बाद जो मैं बताना चाहूंगी अपना एक्सपीरियंस की, जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि एक न्यूमेरिकल भी निकला क्वेश्चन पेपर में से, जो कि नहीं हुआ अभी तक का। तो बच्चे घबरा गए थे वो पेपर देख के, लेकिन सिंपल था न्यूमेरिकल ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कि हमारा पहला पेपर में भी होता ही है जी। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चंस देखे गए वो थे अराउंड एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग, कि वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में कौन कौन से एयरक्राफ्ट आपने देखे गए, किस एयरक्राफ्ट ने इंडस्ट्री जो एविएशन इंडस्ट्री था उसका रेवोल्यूशनाइज करा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कौन से एयरक्राफ्ट काम आए, अभी तक के कौन से एयरक्राफ्ट चल रहे हैं जो पुराने थे। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली जो कि काफी डीप थी, हमें मेन थ्योरी से बहुत कम देखा गया। और अराउंड द वर्ल्ड के जो ट्रेंड्स और कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, इंडिया की छोड़ के हमसे यूएसए के कार रेंटल कंपनीज के नेम्स पूछे गए, वहां की ट्रैवल एजेंसीज पूछी गई, यूरोप की ट्रैवल एजेंसीज पूछी गई, जिसमें इंग्लैंड की थी, जर्मनी की थी। तो हम देख रहे हैं कि जो पूरा पैटर्न है काफी बदल रहा है, और जो बच्चे हैं लेकिन अपना जो टाइम है और जो ये है इसको यूटिलाइज करके अपना पैटर्न नहीं बदल रहे हैं। तो ज्यादा हमें फोकस है कि हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, बेसिक लर्निंग करनी है, और अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है टूरिज्म के रिगार्डिंग, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री हो, अकोमोडेशन हो, या फिर अट्रैक्शन इंडस्ट्री हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, हमें सब पे ध्यान देना है। ओके, तो आपने बताया कि पैटर्न काफी कुछ चेंज हो गया है और थोड़ा सा डीप स्टडी की जरूरत है, और केवल सिलेबस से काम नहीं चलेगा कि पुरानी परंपरागत किताबों को ही हम पढ़ते रहें। तो प्रिया, ये ब्रॉड स्टडी के लिए क्या क्या लिंक हो सकते हैं, कौन कौन सी किताबें हो सकती हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सजेस्ट करें। जी मैम, जो मैं पहले बताना चाहूंगी कि जो हमारा मेन फोकस रहता है वो रहता है टूरिज्म रिसोर्सेज, टूरिज्म मार्केटिंग और रिसर्च इन टूरिज्म। जो ज्यादा मसाला हम देखने को मिलता है पेपर में क्वेश्चंस का, वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट में से ज्यादा रहता है। लेकिन पिछले बार से ये पैटर्न भी थोड़ा चेंज होते हुए दिखा है, हमें सारे ही यूनिट से बराबर के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो जो मैं लिंक बोलना चाहूंगी अपने लर्नर्स को वो है एक टूरिज्म टॉक्स करके एक चैनल है, वेबसाइट है, जिसमें आपका एकेडमिक्स से रिलेटेड सारे अपडेट्स रहते हैं। यूट्यूब चैनल से लिंक्ड अप है जो कि ईपीजी पाठशाला इनफ्लिबनेट में सीधे हमें कनेक्ट करता है, जहां पे पूरे वर्ल्ड से जितने भी हमारे टूरिज्म एकेडमिशियन हैं
बहुत ही फेमस जैसे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर आप सिक्किम यूनिवर्सिटी से लगा लीजिए, या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। सारे एकेडमिशियंस ने उसमें लेक्चर दिए हुए हैं और काफी बेहतरीन लेक्चर्स हैं जो कि लर्नर्स सुन के समझ के उसको पढ़ सकेंगे और याद कर सकेंगे। क्योंकि किताबी तो एक तरह से सीमित हो जाता है, लेकिन हमें जो चाहिए वो अराउंड द वर्ल्ड की न्यूज चाहिए, जो कि हम काफी सोर्सेज हैं यूट्यूब में, हम उससे देख सकते हैं, अपना गूगल से यूज कर सकते हैं, डिफरेंट स्लाइड शेयर्स के टॉपिक्स बने हुए हैं उसमें से यूज कर सकते हैं। एक बेहतर बुक बताऊं तो जो मैंने भी यूज करी थी वो आर गुप्ता पब्लिकेशंस की मैंने बुक यूज करी थी, जिसमें काफी हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स जुड़े हुए थे। लास्ट में 500 क्वेश्चंस दिए हुए थे जो कि हमें सॉल्व करने थे, जिससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो आपने बताया कि आर के गुप्ता पब्लिकेशन की एक बात की, बाकी यूट्यूब में आपने कोई लिंक, कोई स्पेशली नाम आपने, जैसे ईपीजी पाठशाला या ऐसे कुछ? जी मैम, यूट्यूब में भी टूरिज्म टॉक्स का चैनल है, जिसमें उन्होंने छोटे छोटे वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, मिड टर्म के वीडियोस इसमें डिवाइड कर रखा है और डिफरेंट नॉलेज प्रोवाइड करी है, जो बेसिकली हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। टूरिज्म फाइनेंस से रिलेटेड है, टूरिज्म मार्केटिंग से रिलेटेड है, टूरिज्म रिसर्च से रिलेटेड है, टूरिज्म प्लानिंग से रिलेटेड है, टूरिज्म ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो आपको उसमें सब कुछ देखने को मिलेगा। ये बड़ा मतलब असमंजस लग रहा है कि टूरिज्म विषय पढ़ रहे हैं हम या तमाम और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो क्या टूरिज्म का दायरा इतना बड़ा है, क्या उसमें इतनी सारी चीजें पढ़नी होती हैं? मैम, पहले जो था, जो मैं आज से 10 साल के क्वेश्चन पेपर से पहले कहूंगी, 2016-17 के क्वेश्चन पेपर तक का मैं बोलूंगी आपसे, कि जो मैं जब वो सॉल्व कर रही थी क्वेश्चन पेपर, तो काफी इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस, इवन मतलब कुछ सोचना नहीं पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद जो पैटर्न एकदम चेंज हुआ है, मुझे तो यूपीएससी के साथ साथ ही चलने वाला ये एग्जाम पेपर लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे हिस्ट्री देख रहे हैं, उत्तराखंड की ही नहीं, हम यहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री देख रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में भी हम वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि कितने बच्चे नहीं पढ़ते हैं। और उसके बाद हम ज्योग्राफी देख रहे हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं, टाइम जोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और काफी हम पॉलिटी देख रहे हैं। तो पॉलिटी में हम टूरिज्म मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हर एक स्टेट के टूरिज्म मिनिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ इसमें जो है मैटर है, और इसको हमें हर तरफ से देखने की जरूरत है। तो इसीलिए एक किताबी तक तो सीमित नहीं रह सकते, इसलिए हमें अपने सोर्सेज भी बदलने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। तो प्रिया, इसके अलावा भी क्या कोई और लिंक हैं जहां से हम और जानकारी जुटा सकते हैं, कोई ऑफिशियल लिंक? जी मैम, अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं, आपको अपना टाइम लिमिट चेक करना है, अपने प्रोग्रेशन चेक करनी है, तो एनटीए की जो वेबसाइट है उसमें मॉक्स अवेलेबल हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। हर एक सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, हमें टूरिज्म के तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो आप उसमें जाके, एक टाइमर लगा होता है उसमें, ऐसा लगता है कि आप असली में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आप उसमें अपना प्रोग्रेशन चेक कर सकते हैं, आंसर्स अवेलेबल हैं। फिर आप अपने आप को इवेल्युएट करके, अपने आप को नंबर देके, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं और कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्या बात है, और मजा भी आता है इन सवालों को करने में। बिल्कुल मैम, एक आइडिया मिल जाता है, क्योंकि एनटीए पहला एक क्वेश्चन पेपर है, एक जो है यहाँ पे क्वेश्चंस कोई रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ लिंक्ड अप होते हैं 1-2 क्वेश्चन में से। जैसे पिछले बार मुझसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि डगलस DC-3 आपका जो एयरक्राफ्ट है उसने कितना रिवॉल्यूशनाइज करा, उसके बाद मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि डगलस DC-3 को किसने इनोवेट किया, कौन उसका इंजीनियर था, कौन से सन में वो बना। तो हम ये सब डिफरेंस देख सकते हैं, लिंक्ड अप होते हैं, हम पढ़ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं है कि पिछली बार ये वाला क्वेश्चन आया तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ ना पढ़ें, उससे रिलेटेड हम पढ़ें बकायदा। बिल्कुल, कुछ और जरूर आएगा उससे रिलेटेड। बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने 3 साल में जो नोटिस करा था पेपर में, पहले आया कि जो इंडिया में बुद्धिज्म से रिलेटेड जो वेबसाइट निकाली है वो क्या थी। उसके बाद आया था कि जो इंडिया में बुद्धिज्म से रिलेटेड सर्किट्स के बारे में पूछ दिया गया। अभी आ गया कि इंडिया में बुद्धिज्म को लेकर एक नई स्कीम निकली थी, वो क्या थी। तो मतलब डिफरेंट कनेक्टेड है आपस में, लेकिन हालांकि लैंग्वेज चेंज है, सब कुछ चेंज है, लेकिन क्वेश्चन का सीरीज एक टॉपिक से भटक नहीं रहा है, वो एकदम से लिंक्ड अप है एक दूसरे टॉपिक से। बिल्कुल बिल्कुल। क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट भी कुछ देती है जानकारी? जी मैम, बिल्कुल। आप जब पढ़ेंगे तो आप उत्तराखंड टूरिज्म अगर आपको पढ़ना है तो आप टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। उसमें काफी नॉलेज होती है, डेस्टिनेशंस को लेके होती है, रिवर्स को लेके होती है, टेम्पल्स को लेके होती है जो हमारे उत्तराखंड में है। उसके बाद अगर आप कल्चर
कल्चरल हेरिटेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो डिफरेंट स्टेट्स के आप टूरिज्म की वेबसाइट देख सकते हैं, इंडियन टूरिज्म की वेबसाइट देख सकते हैं। उसमें आपको सारी स्कीम्स वगैरह जितने भी वो लोग लाए हैं कैंपेन्स वगैरह उसके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। कौन से ईयर में इनक्रेडिबल इंडिया आया था, कौन से में क्या आया था, अतिथि देवो भव कब आया था, तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा और पढ़ने को भी बहुत आसानी रहती है। तो यार टूरिज्म में कितना लोग इंटरेस्ट लेते हैं और क्या एकेडमिक्स में ज्यादा लोग आते हैं नेट जेआरएफ करके या तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं केएमबीएन जीएमबीएन उसमें जा रहे हैं, का कितना स्कोप है इसमें? मैम टूरिज्म का बहुत ज्यादा स्कोप है। जो हम देखें टूरिज्म एक जो है वर्कफोर्स इंडस्ट्री है, इंटेंसिव इंडस्ट्री है। यहाँ पे ज्यादातर वर्कफोर्स इन्वॉल्व रहता है। सेपरेट एकदम होते हैं डिपार्टमेंट्स जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, उसमें हमें मैन पावर की जरूरत रहती है। तो इसमें बहुत ज्यादा हमारा जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन रहता है। हमारा जो है कि जैसे ही हम टूरिज्म कोर्स के लिए ऑप्ट करते हैं तो बेसिकली लोग ट्रैवलिंग एडवेंचर, आपका कोई एविएशन इंडस्ट्री में चले जाता है, कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में चले जाता है, तो इसका बहुत मेजर स्कोप है। आपके इंटरेस्ट में डिपेंड रहता है कि आपको इंडस्ट्री वाइज काम करना है कि आपको एकेडमिक्स में जाना है। लेकिन जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेट है कि वो लोग एकेडमिक्स में ही जाना चाहते हैं। और पेपर का पैटर्न अगर थोड़ा टफ है तो वो एक तरह से सही भी है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है यूजीसी नेट करने वालों की, हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस बेरोजगारी को कम करने के लिए भी थोड़ा पैटर्न मुझे लग रहा है कि टफ रखा गया होगा। बिल्कुल मैम, काफी टफ लैंग्वेज यूज हो रही है जो अब यूज हो रही है। एंड उसके बाद जो मैं एक चीज बताऊं कि पिछले बार जितनों दिया था मेरे साथ, तो हम लोग अराउंड 3500 थे, यानी 3500 अराउंड हम लोग थे। एंड उसमें से भी 40 लोगों का नेट निकला था, जिसमें से भी 4 जनों का जेआरएफ निकला था। तो आप देख सकते हैं कि कितना टफ पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रिया चलते चलते अपना कुछ अनुभव आप शेयर करें कि आप कितना घंटा पढ़ाई करती थी, कितने टाइम में आपने नेट निकाला और कितना कठिन है, मतलब डीप पढ़ने वालों के लिए क्या एकदम आसान है या वो भी कई बार गच्चा खा सकते हैं? जी मैम, जो इसका प्रिपरेशन होता है वो आप अगर अराउंड 8 मंथ्स पहले या फिर 1 साल पहले स्टार्ट कर दें तो उतना काफी है। जो मैंने अपने जर्नी में नोटिस करा था कि मुझे अपने ज्योग्राफी में बहुत काम करने की जरूरत थी, हिस्ट्री में बहुत काम करने की जरूरत थी, क्योंकि वो चीजें हमने नेग्लेक्ट कर दी थी एक टाइम के बाद। हम लोग थ्योरी में ज्यादा ध्यान दे रहे थे, हम लोग ट्रैवल एजेंसी के बारे में ज्यादा पढ़ रहे थे, लेकिन हमें कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके बारे में पढ़ना, कितनी कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, रामसर साइट्स हैं, ये पढ़ना, रामसर कहाँ है, ये सब चीजें पढ़ना। तो इस चीज में मुझे बहुत टाइम लगा। तो मैंने अपना जो स्ट्रेटेजी अपनाया था, मैंने अपने सारे नोट्स रेडी रखे थे, जिसमें कि मैंने उसको डिवाइड कर दिया था शॉर्ट नोट्स, मिड नोट्स और लॉन्ग नोट्स में। अब मैंने अपना वीकेंड जो वीक डेज था मेरा वो इन्वॉल्व रहता था कि मैं पढूं, लेकिन मेरे सोर्सेज बहुत पर्टिकुलर थे। मैंने अपने सोर्सेज चेंज नहीं करे। सोर्सेज चेंज करने से क्या होता है, इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए अपने इतने सोर्सेज रखे, अपने नोट्स रखे और एक वीकेंड में पूरा रिवाइज करा। तो मैं यही स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगी लर्नर्स को भी कि अपना सोर्सेज चेंज ना करिए और काफी ध्यान से और काफी बेसिक लर्निंग तो अपना एकेडमिक्स के दौरान रखिए ही रखिए। बाकी जो एडिशनल आपका एड ऑन है वो आप यूट्यूब से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, आर गुप्ता बुक से ले सकते हैं और अपने नोट्स डिवाइड कर लीजिए। स्मार्ट लर्निंग कीजिए, हार्ड लर्निंग तो सभी करते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्टली खेल रहे हैं तो आप जरूर आपका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। जब से ये ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं तो क्या कुछ दिक्कतें हैं या ज्यादा इजी हो गया एग्जाम देना कम समय में? मैम बहुत इजी हो गया है। एंड हम देख सकते हैं कि कितने लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स आते हैं रोज ये यूजीसी नेट को अटेम्प्ट करने के लिए। तो मैं ये मतलब अपनी तरफ से तो यही बोलना चाहूंगी कि काफी इजी हो गया है एंड काफी स्मूथ प्रोसेस होता है। जो मैंने नोटिस किया था वो ये था कि बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, ना ही मेरा कंप्यूटर कहीं अटका ना कुछ हुआ। तो मुझे लगता है कि उनकी तरफ से काफी ज्यादा बेहतर है। अच्छा, मीडियम हिंदी भी क्या रहता है इसमें? जी मैम, अगर क्योंकि ऐसा हो रहा है बीच में कि फर्स्ट पेपर को भी लेके और सेकंड पेपर को भी लेके कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा टफ पड़ जाता है। इवन इंग्लिश मीडियम के इंसान के लिए भी कभी कभी टफ पड़ जाता है, तो वो कन्वर्ट करके देख सकता है हिंदी मीडियम में कि वो क्वेश्चन का असली मीनिंग क्या है। लेकिन हिंदी मीडियम की भाषा भी इतनी टफ है कि वो टिपिकल हिंदी वाला भी उसको कई बार नहीं समझ पाता और वो अंग्रेजी का सहारा लेता है अंततः। बिल्कुल मतलब ये वाइस वर्सा है दोनों के लिए। बिल्कुल। तो अभी हिंदी दिवस भी गया हुआ है, तो हम ये कहना भी चाहेंगे सरकारों को अपनी कि हिंदी, मानक हिंदी को लेकर जो काम हुए हैं बहुत कम हुए हैं। ये हमारे पेपरों में हमें दिखता है कि उसमें बोलचाल की हिंदी नहीं दिखती है, उसमें बहुत कठिन हिंदी दिखती है।
तो मुझे लगता है प्रिया काफी बातें हो गई हैं, चलते चलते कोई और सुझाव देना चाहें ऐसे लोगों के लिए जो दूसरों के नोट्स लेकर पढ़ाई करते हैं, या इस तरह के कुछ लोगों के लिए कुछ कहना हो चलते चलते? जी मैम, मुझे भी जब मेरा क्लियर हुआ था नेट, तो मुझे भी काफी लोगों ने अप्रोच किया था कि मैम आपका कैसे हो गया, कि ये हुआ, आप थोड़ा मुझे गाइड करिए। तो मैंने उनको सिंपल लिखा कि ये करना है, ऐसा ऐसा करना है, नहीं मैम अपने नोट्स दे दीजिए, ये कर दीजिए। बट मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद के नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि आपको ही अपनी हैंडराइटिंग और अपना सब कुछ समझ में आएगा, आपको ही याद होगा कि आपने कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स डाले हैं, किधर पे डाले हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि आप अपने एक पर्टिकुलर नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप नोट करते रहिए, क्योंकि इससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी बढ़ती हैं और आपका दिमाग में भी रहता है कि आपने कौन सी चीज कहाँ पे लिखी थी। दूसरों के नोट्स देख के तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी बातें हुई प्रिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, क्योंकि आप यूजीसी नेट से काफी डीपली जुड़ी हैं, आप ग्रेड अप से भी जुड़ी रही हैं, उनके पोल भी आपने किए हैं, एनालिसिस जो होते हैं एग्जाम के। तो मुझे लगता है कि लर्नर्स को भी आज की बातचीत बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट पेपर पर भी हम जल्दी ही बात करें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी। तो प्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो, ये टिप्स पसंद आए हो, तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।